जय हिंद। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। इस वीडियो में 12 मई 2025 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और तमाम जानकारी मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं। ध्यान रखिएगा, जो लोग पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं, ये वीडियो सीरीज आपके बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। मूल रूप से अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। निश्चित तौर पर यहाँ से आपकी प्रिपरेशन बेहतर होगी। ठीक है, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। दरअसल पिछले वीडियो में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था, सबसे पहले उस प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को हाल ही में ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है? इसका आंसर हमने आपको बतलाया था बिहार, अतः बिहार इसका राइट आंसर है। डिटेल में हमने आपको जानकारी दिया था पिछले वीडियो में, इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि एक समय निर्धारित कीजिए, उसी समय डेली बेसिस पर इस क्लास को जरूर फॉलो कीजिए। निश्चित तौर पर जब आप ऐसा करेंगे तो करेंट अफेयर्स में जो आपकी स्ट्रेंथ है वो बेहतर होगी और आप औरों से बेहतर स्कोर कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे यही वो कोर्स है जिसके माध्यम से आप हमारे करेंट अफेयर्स के तमाम मटेरियल को प्राप्त कर पाएंगे। ये आपके बिहार के सभी एग्जाम में आपको भरपूर हेल्प करेगा। इस कोर्स की ये बेनिफिट है, नाम मात्र की फी पर उपलब्ध है। जो लोग पहली बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन करेंगे, इस कूपन कोड को इस्तेमाल कीजिएगा। निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ये प्लान पैकेज में एडिशनल डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, तो अभी जाइए जरूर इसे ज्वाइन कर लीजिए। इसमें करेंट अफेयर्स की तमाम चीज़ें जो यहाँ पर दर्शाई गई है, ये बेनिफिट आप इसके माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। प्रत्येक दिन केवल 1 घंटा आपको समय देना है करेंट अफेयर्स के लिए, और आप यहाँ पर करेंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में बिहार का नवनिर्माण 20 साल विकास के बदलते बिहार के पुस्तक का लोकार्पण किया गया? ये ध्यान रखिए, पुस्तक का नाम क्या है? तो बिहार का नवनिर्माण 20 साल विकास के बदलते बिहार के, ये इसका टाइटल है। और आपको ध्यान रखना है, इसका अभी हाल ही में लोकार्पण जो माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार, इनके द्वारा किया गया। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तस्वीर में आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में 1 मई 2025 को संकल्प भवन पटना में बिहार का नवनिर्माण 20 साल विकास के बदलते बिहार के पुस्तक का लोकार्पण किया। ये आपको ध्यान रखना है, ये संबंधित किससे है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने इसका मतलब एक्चुअली में लोकार्पण किया है, ये ध्यान रखिए। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि दरअसल ये है क्या, मतलब जो ये पुस्तक का लोकार्पण अभी हुआ है, ये पुस्तक अभी खबरों में है, दरअसल ये है क्या? तो इसको समझिएगा। यह पुस्तक की बात करें तो यह पिछले 20 वर्षों में बिहार में हुए विकास को दर्शाता है। इस पुस्तक की यह विषय वस्तु है जिसमें बिहार के विकास के एक प्रकार से जो रोड मैप है, या फिर ये कह सकते हैं जो विकास हुआ है, उसको इसमें दर्शाया गया, किस प्रकार से ये चीज़ें संचालित हुई हैं। दरअसल 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में ढांचागत विकास सहित सामाजिक सशक्तिकरण के कई काम हुए हैं और साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में आए बदलाव से आम लोगों को सहूलियत भी हुई है। यह उन सभी उपलब्धियों को इसमें बतलाया गया है। अच्छा, बिहार के इतिहास में जिस प्रकार से नीतीश कुमार के कार्यकाल में हमें विकास देखने को मिलता है, ये अलग बात है कि नीतीश कुमार की आलोचना कई क्षेत्रों में होती है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास में खास करके बिहार में देखें तो एक बड़ी भूमिका बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से इन्होंने लाया है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, अभी जो ये पुस्तिका का लोकार्पण किया गया, दरअसल आपको ध्यान रखना है कि मूलतः आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से यह प्रकाशन सरकार के विगत 2 दशकों के यानी कि पिछले 20 साल की उपलब्धियों को एक दस्तावेजी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो सरकार का मतलब पिछले 20 सालों में एक प्रकार से जो उपलब्धि रही है उसको इसमें बतलाया गया है। तो फिलहाल यहाँ पर इसके बारे में इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसी तरह की एक जानकारी हमने अभी पिछले वीडियो में आपको दिया था। दरअसल हाल ही में बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी द्वारा 7 मई 2025 को गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का लोकार्पण किया गया। इसमें बिहार के सभी नदी, आर्द्रभूमि, तालाब सहित अन्य जल निकायों के बारे में जानकारी दी गई है। आप यहाँ पर तस्वीर में देख
देख सकते हैं। ये चीज़ें विस्तृत तौर पर हमने आपको बतलाया था। साथ ही ये भी जानकारी दिया था, दरअसल यहाँ पर आर्द्र भूमि की चर्चा हुई है तो आपको हमने बतलाया था कि बिहार में इस समय 3 वेटलैंड साइट है, एक बेगूसराय में है, 2 जमुई में है। विस्तृत तौर पर आपको हमने बतलाया है। अच्छा, जमुई का जो नागी नकटी है इसमें रिसेंटली शामिल हुआ है, ये चीज़ें हमने डिटेल में आपको बतलाया है। अगर आपका पिछला क्लास छूट चुका है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। और एप्लीकेशन पे एकदम से फ्री में हमेशा से 2021 से अब तक, जो आपको बता दूं मैं यहाँ पर कि 2021 से अब तक करेंट अफेयर्स का जो डेली टेस्ट है वो निःशुल्क रहा है। और आप लोग टेस्ट के माध्यम से प्रत्येक शाम में कम से कम एक समय निर्धारित करते हुए, शाम में या सुबह में या फिर किसी भी वक्त, आप वहाँ पर जाके अपना प्रिपरेशन का जो स्तर है वो टेस्ट के माध्यम से, क्विज के माध्यम से वहाँ पर परख सकते हैं, अपना आकलन कर सकते हैं। वो निःशुल्क है, उसके लिए कुछ भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किया गया है। देखिए, राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि बिहार सरकार के द्वारा। आइए समझते हैं इसको, ये आखिर है क्या। हाल ही में 30 अप्रैल 2025 को बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किया गया। दरअसल ये जो प्रश्न है ये 30 अप्रैल को खबर में आया था, मतलब ये चीज़ें 30 अप्रैल को, मतलब जब इसकी शुरुआत हुई थी तब ये खबर में आया था और अब से मिस हो गया। अभी मैं आपके बीच ये प्रश्न लेकर आया हूँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 30 अप्रैल को ये शुरुआत हुई है मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की। इस योजना का उद्देश्य ताड़ के वृक्षों को या फिर ताड़ के वृक्षों के जो मालिक होते हैं और साथ ही साथ जो ताड़ी निकालने वाले श्रमिक होते हैं जो एक्चुअली इस पर चढ़ते हैं, तो ऐसे में इनको रोजगार के अवसर और वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक प्रकार से योजना है नीरा संवर्धन योजना। जिस प्रकार से बिहार में शराबबंदी है, इसी को लेकर एक विकल्प के रूप में ये सारी चीज़ें बहुत पहले से हालांकि चली आ रही है, लेकिन इसे एक योजना का रूप अभी हाल ही में खास करके जो रोजगार के अवसर हैं और साथ ही साथ उन्हें एक प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान करने की दृष्टिकोण से ये अभी किया जा रहा है या फिर किया गया है। ये चीज़ें समझिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बता दूं कि इस योजना का लक्ष्य बिहार में चिन्हित 2 लाख ताड़ के वृक्षों से उत्पादन करना, ताड़ी का उत्पादन। अच्छा, ये चीज़ें अभी कुछ समय पहले ही खबरों में रही है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने पूरे बिहार में 2 लाख से अधिक ताड़ के वृक्षों को चिन्हित किया है, जो कि आपको ध्यान रखना है। इसी मतलब 2 लाख ताड़ के वृक्षों के लिए, मतलब उस वृक्ष के मालिक को और जो श्रमिक चढ़ते हैं उस पर, उनको यहाँ पर वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। तो ये चीज़ समझिएगा, जो 2 लाख ताड़ के वृक्षों का चयन हुआ है, जिसके लिए ताड़ वृक्ष मालिकों को 10 वृक्षों तक 3 रुपये प्रति लीटर नीरा प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यानी कि अधिकतम 10 वृक्षों तक का लाभ उन्हें मिलेगा और जितनी भी मतलब वहाँ से ताड़ी प्राप्त होती है या फिर नीरा प्राप्त होती है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि 3 रुपये प्रति लीटर उन्हें प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। अच्छा, नीरा की बात करें तो कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम और फास्फोरस जैसे खनिजों से भरपूर होता है, जो कि शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को ये बढ़ाने में एकदम अहम भूमिका निभाती है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक जानकारी और यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में, दरअसल शराबबंदी की हम बात कर रहे हैं तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2017 को आंशिक यहाँ पर 17 नहीं बल्कि 16 होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 2016 को बिहार में आंशिक शराबबंदी के बाद 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कब लागू हुई है, जो वर्तमान समय तक चली आ रही है, तो 5 अप्रैल 2016 को, जिसका हाल ही में 9 वर्ष भी पूरा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, पिछले ही माह 5 अप्रैल को। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, हालांकि सबसे पहले बिहार में 1977 में मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के कार्यकाल में बिहार में शराबबंदी लागू हुआ था। हालांकि 2 वर्ष साथ ही 1979 में ये कानून को भंग कर दिया गया, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो बिहार में पहली बार शराबबंदी लागू हुआ था कर्पूरी ठाकुर के कार्यकाल में। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि हाल ही में 26 नवंबर 2024 को बिहार में नशा मुक्ति दिवस मनाया गया है। एक चीज़ समझिएगा, ये तो पॉइंट आपको ध्यान रखना, लेकिन इसके अतिरिक्त आपको बता दूं कि बिहार जो है ये 26 नवंबर 2011 से ही मद्य निषेध दिवस मनाया जा रहा है बिहार में। हालांकि उस समय बिहार में शराबबंदी लागू नहीं था, उस समय से बिहार में शराबबंदी को, मतलब शराबबंदी नहीं बल्कि यहाँ पर मद्य निषेध दिवस की हम बात कर रहे हैं, उस समय से ही बिहार में मद्य निषेध दिवस मनाया जाता आ रहा है। अब यहाँ पर अगला तीसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने हाल ही में शनि ग्रह के 128 नए चंद्रमाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है।
जिसे शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या अब कितनी हो गई है? ये एक्चुअली प्रश्न है। इसका राइट आंसर है ये बढ़कर हो गई है 274, यानी कि विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, ताइवान, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस के खगोलविदों ने हाल ही में शनि की परिक्रमा करते हुए 128 नए चंद्रमाओं की खोज की है। इसके साथ ही अब शनि के चंद्रमाओं की संख्या बढ़कर हो गई है 274। ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। आपको बतला दूं कि इससे पहले यह रिकॉर्ड जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति इसके पास था, जिसके पास चंद्रमाओं की संख्या थी 95 यानी कि 95। अच्छा, वही चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है कि बृहस्पति जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसके पास 95 उपग्रह है। आपको ध्यान रखना है कि बृहस्पति इस मामले में अब दूसरे स्थान पर आ चुका है। जो 95 अभी बात एक्चुअली हम कर रहे हैं बृहस्पति के संदर्भ में, लेकिन अब इसको पीछे छोड़ते हुए शनि बहुत आगे निकल गया है, जिसमें अगर हम उपग्रह यानी कि चंद्रमा की बात करें तो 274 हो गई है। ये ध्यान रखिए। अच्छा, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो यह है चंद्रमा। ये ध्यान रखिएगा, चंद्रमा ही हम लोग इसे कहते हैं। ये चंद्रमा कहकर संबोधित किया जाता है। अच्छा, कुछ बातें जैसे कि यहाँ पर शनि ग्रह की एक्चुअली बात हो रही है, तो इसको लेकर कुछ जरूरी जानकारी आपके बीच हमने यहाँ पर रखा है। ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। देखिए, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति के बाद, और इसके चारों ओर वलय है जिसकी संख्या कुल 7 है। जो आप यहाँ पर ये तस्वीर में देख सकते हैं, चारों ओर से जो सर्किल ये घुमा हुआ है इसे वलय कहा जाता है। इसकी संख्या 7 है। और शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह यानी कि जो सबसे बड़ा जो चंद्रमा है यह है टाइटन, जो कि गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का खास करके उपग्रह है। इसके बाद ये सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर हम बात करें सौर मंडल में जो खास करके ग्रहों की, तो उन सभी ग्रहों में से सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन सा है? तो बृहस्पति का गैनीमेड ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि जो गैनीमेड बृहस्पति के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। बात यहाँ पर हो रही है टाइटन की। हालांकि टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। अच्छा, टाइटन की खोज 1665 ईस्वी में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन के द्वारा किया गया था। तो ये रही बात यहाँ पर शनि ग्रह से संबंधित। हालांकि यहाँ पर सौर मंडल की बात हो रही है, तो सौर मंडल के बारे में बहुत सारी जानकारी, जो बेसिक से जानकारी, जो कई बार एग्जाम में रिपीटेड मोड में पूछे गए, वो चीज़ें आपके बीच हमने रखा है। देखिए, वर्तमान में सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ये ग्रहों की बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस किया होगा, ये हमने सूर्य से दूरी के अनुसार लिखा है। यानी कि सूर्य के सबसे नजदीक है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ये चीज़ें यहाँ पर सूर्य से दूरी के अनुसार लिखा गया है। आप यहाँ पर सौर मंडल के या फिर सौर मंडल की जो तस्वीर है, एक प्रकार से जो काल्पनिक ये तस्वीर है आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये है सूर्य, और सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है ये 8 ग्रह है। सबसे नज़दीकी ग्रह है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, और इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह की संज्ञा दिया गया है। फिर उसके बाद आता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, और इन चारों ग्रहों को दिया गया बाह्य ग्रह की संज्ञा। तो ये चीज़ें सौर मंडल को लेकर आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी और भी यहाँ पर है। दरअसल अभी कुछ समय पहले मूसरन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर बहुत ज़्यादा खबरों में था, और मैं आपको बता दूँ ये आप VVI पॉइंट में रखेंगे। हालांकि ये चीज़ें हम विस्तृत तौर पर आपको बतला चुके हैं। अभी कुछ समय पहले ही मंगल ग्रह पर थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 2 नए क्रेटर यानी कि गड्ढों का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर रखने की मंजूरी दी है। देखिए, यहाँ पर ये समझिएगा, इन तीनों में से देखिए कुल मिला के यहाँ पर 3 गड्ढे खोजे गए। इन तीनों में से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा गड्ढा 65 किलोमीटर चौड़ा है, और इसका नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में लाल क्रेटर दिया गया है। जबकि दूसरे और तीसरे गड्ढे की बात करें तो जिसका व्यास 10 किलोमीटर है, इसे मूसरन क्रेटर और क्रमशः हिल्सा क्रेटर नाम दिया गया है। देखिए, मूसरन क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश का हाथरस जिला का एक शहर के नाम पर रखा गया, जबकि वहीं पर हिल्सा क्रेटर का नाम बिहार के एक शहर नालंदा जिला के एक शहर के नाम पर रखा गया है। दरअसल ये दोनों जगहों का नाम का चयन इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ की क्रमशः देखें तो डॉक्टर अनिल भारद्वाज और आपको ध्यान रखें डॉक्टर राजीव रंजन भारती के जन्म स्थान के सम्मान में इनको चिन्हित करते हुए ये नामांकन किया गया है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिक का नाम मंगल ग्रह पर खोजे गए 2 गड्ढों या फिर क्रेटर को मतलब ये नाम दिया गया है।
तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसे नाम क्रमशः दिया गया मोसरन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर। इसी वीडियो क्लास में हमने जानकारी विस्तृत तौर पर आपको दिया था और 2024 का पिछले साल का ही ये न्यूज है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न है कि हालिया लिखित जनता की कहानी मेरी आत्मकथा नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से किस राज्य के मौजूदा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं? देखिए, इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि हरियाणा। आपको बता दूं कि जनता की कहानी मेरी आत्मकथा नामक पुस्तक हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की या फिर इनके द्वारा लिखी गई है, जिस पुस्तक के कवर पेज को आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर बता दूं कि बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखित उनके जीवन पर आधारित इस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया, ये यहाँ पर ध्यान रखें। अच्छा, यह पुस्तक की बात करें तो एक केंद्रीय मंत्री के रूप में उनकी प्रशासनिक कुशलता और एक जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों की सेवा के प्रति समर्पण की एक झलक है। ये इस पुस्तक की विषय वस्तु है जिसमें उनके जीवनी को प्रकार से दर्शाया गया है, ये यहाँ पर ध्यान रखेगा। और ये किनके द्वारा लिखी गई है? तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा, जो कि अभी हाल ही में इसका विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर इतनी जानकारी ही है, बस ये तमाम चीज़ें ध्यान रखिए। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर अभी हालिया लिखित कुछ पुस्तकों को लेकर जानकारी हमने दिया था। एक बार पुनः से वीडियो को पॉज करके ये तमाम चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा। ये सभी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त और भी है, जैसे कि बिहार को लेकर 2 पुस्तक की बात करें, ये दोनों को विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है सभी, लेकिन ये दोनों की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें पहली पुस्तक है बिहार के गांधी नीतीश कुमार, इसके लेखक है अशोक चौधरी और उनकी पुत्री संभवी चौधरी। लेकिन वहीं पर दूसरी पुस्तक की बात करें तो ये पुस्तक का नाम है कर्पूरी ठाकुर की पुकार है, नीतीश कुमार है। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी। क्रमशः दोनों के कवर पेज को आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इन सभी पुस्तकों को आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है इसके मतलब इस पुस्तक का नाम क्या है और लेखक का नाम क्या है। लेकिन हमारे द्वारा लिखित इस पुस्तक को पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं। इस पुस्तक को यानी भी इस बुक को हमने इस प्रकार से डिजाइन किया है, ये बिहार के सभी एग्जाम में आपको भरपूर हेल्प करेगा। इसमें करेंट अफेयर्स की चीज़ें विस्तृत तौर पर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन इसमें प्रैक्टिस के लिए 25 प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर इस बुक का जो ई बुक है एक्चुअली में आप यहाँ पर उसको देख रहे हैं, किस प्रकार से चीज़ों को हमने संग्रहित किया है। पूरी डिटेल में सारी जानकारी विद इमेज यहाँ पर आपको बतलाया गया, समझाया गया है। एक नॉमिनल सा चार्ज पर ये आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आप चाहें तो करंट अफेयर्स के कोर्स के तहत भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जो लोग ऑलरेडी कोर्स लिए हुए हैं करंट अफेयर्स वाला या फिर बीपीएससी 71वीं वाला, आप वहाँ पर ईयरली करंट अफेयर्स 2025 के तहत जाके इसे डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। ये भरपूर हेल्प करेगा आपको, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखें टेस्ट सीरीज जो लॉन्च हुई यही वाला वो कोर्स है। आप इस कोर्स के माध्यम से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के तमाम चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी। ये सभी बेनिफिट है इस कोर्स की, लेकिन इसमें अभी आपको एडिशनल बेनिफिट ये मिल रहा है कि टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और इसी में आपको ये मिलने वाला है। जो लोग इच्छुक हैं इस कूपन कोड के साथ आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा एक नॉमिनल सा चार्ज पर। अब यहाँ पर हमारा अगला 5वां प्रश्न है कि एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है या फिर थे जिनकी हाल ही में 7 मई 2025 को 164वीं जयंती मनाई गई है। अच्छा, आप सभी जानते हैं कि एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था और इस वर्ष 2025 में उनकी 264वीं जयंती मनाई गई है। अच्छा, गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी से उन्हें प्राप्त हुआ था। हालांकि वहीं पर दूसरी ओर देखें तो गांधी जी को महात्मा कहकर इन्होंने ही यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही संबोधित किया था। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वे पहले एशियाई या फिर भारतीय व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ये ध्यान रखें। उन्हें गीतांजलि यानी कि साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 1913 में ये सम्मान मिला था या फिर सम्मानित किया गया था। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दरअसल 1915 में उन्हें नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को जब जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ, इसके पश्चात गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने यह उपाधि उन्हें लौटा दी थी। और ये पॉइंट जो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है।
किस मतलब की घटना के बाद इन्होंने ये उपाधि लौटाई थी? तो जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र कवि है जिनकी दो रचनाओं से दो देशों का राष्ट्रगान बना है। एक तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, वहीं पर बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है अमार स्वरार बांग्ला, ये इन्हीं की रचना से लिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर की। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कई सारी जानकारी जो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख रहे हैं। दरअसल इनके पिता का नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि इनके द्वारा 1863 में शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। एक आवासीय विद्यालय के रूप में शांति निकेतन की स्थापना की बात करें तो 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ये ध्यान रखिए, एक आवासीय विद्यालय का रूप इन्होंने ही दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही 1901 में। किंतु ये अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2023 में ये चीज़ें हम विस्तृत तौर पर आपको बतला चुके हैं कि 2023 में शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल है, इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है। 2023 में हमने आपको बतलाया था और इस पॉइंट को भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट में रखेंगे। हालांकि वर्तमान में भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या है 42वां जो रिसेंटली इसमें शामिल हुआ। ये कर्नाटक स्थित होयसल के मंदिर, जो पवित्र मंदिर समूह है, इसमें इसको शामिल किया गया है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये तमाम जानकारी खास करके यूनेस्को हेरिटेज साइट को लेकर जो हम आपको देते रहते हैं, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, छोटा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में 5 से 8 मई 2025 तक विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में अभी हाल ही में ये आयोजित किया गया है। देखिए, विश्व बैंक भूमि सम्मेलन, यहाँ पर आपको ध्यान रखना 2025 का आयोजन 5 से 8 मई 2025 तक वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में आयोजित किया गया। यह 4 दिवसीय सम्मेलन में भारत ने पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज के नेतृत्व में एक मजबूत और प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज की। यानी कि इस सम्मेलन में भारत का नेतृत्व पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज द्वारा किया गया। इस सम्मेलन से जुड़ी हुई 2-3 पॉइंट यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है, भारत के संदर्भ में इसे ध्यान दीजिएगा। इस सम्मेलन के दौरान 1 अरब लोगों के लिए भूमि अधिकार सुरक्षित करना, यानी कि सिक्योरिंग लैंड राइट फॉर अ बिलियन पीपुल नामक सत्र में भारत ने अपनी फ्लैगशिप स्वामित्व योजना प्रस्तुत किया। अर्थात इस वैश्विक मंच पर ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए या फिर करने के भारत के प्रौद्योगिकी नेतृत्व वाले दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया गया, जो कि सतत विकास के लिए आधारभूत वाल है। ये पहल भारत सरकार द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया और ये अभी हाल ही में सम्मेलन 5 से 8 मई 2025 तक वॉशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया है। फिलहाल यही जानकारी हमारे पास है। अगर कुछ नई अपडेट यहाँ से निकल कर आती है तो वो चीज़ें आपको हम अगले वीडियो में जरूर आपको बतलाएंगे। अब यहाँ पर हमारा अगला 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विझिन्जाम का उद्घाटन किया गया? तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर केरल में क्या गया था। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विझिन्जाम का उद्घाटन हाल ही में 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। यह बंदरगाह न केवल देश का पहला ट्रांसशिपमेंट हब है बल्कि गहरे पानी वाला पहला कंटेनर टर्मिनल भी है और इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो ध्यान रखना, ये अपनी तरह का पहला एक प्रकार का बंदरगाह है। अब आपको बता दो कि तिरुवनंतपुरम जो कि केरल की राजधानी है, यहीं आसपास में ये अवस्थित है और इस परियोजना पर 8,900 करोड़ रुपए की लागत आई है, जो कि भारत के समुद्री व्यापार परिदृश्य को बदलने वाली एक ऐतिहासिक परियोजना होगी। यानी कि समुद्री जो व्यापार है इससे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इस पहल को लेकर ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पर मतलब इसका उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर ये ध्यान रखिए, क्योंकि अब यहाँ पर केरल की बात हो रही है तो रिसेंटली कई सारी जानकारी हमने केरल को लेकर आपको दिया है। केरल में अभी हाल ही में त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया। इसके अतिरिक्त अभी मई 2025 में रिसेंटली केरल के कोझिकोड शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज की सदस्यता के रूप में एक और वैश्विक मान्यता मिली है। दरअसल यहाँ पर आपको ध्यान रखें, इससे पहले भी एक मान्यता मिली थी केरल के कोझिकोड शहर को 23 जून 2024 को। दरअसल यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पर इसे भारत का पहला साहित्य शहर यानी कि भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया था। तो
ये चीज़ें यहाँ पर समझने योग्य है, ध्यान रखने योग्य है। केरल को लेकर और भी कई सारी अपडेट अभी रिसेंटली हमने आपको दिया था। एक योजना को लेकर भी हमने आपको बताया था, ज्योति योजना को लेकर पिछले ही वीडियो में। ये चीज़ें आप एकदम से चेन बना के याद रखिए। आते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि संभवी श्रवण क्षीरसागर निम्न में से किस राज्य के रहने वाले हैं जिन्होंने हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है? ये रहने वाली है महाराष्ट्र की। आपको बता दूं कि संभवी श्रवण क्षीरसागर एक भारतीय निशानेबाज है। इन्होंने हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 10 मीटर एयर राइफल में यानी कि इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल जीता है। वो महाराष्ट्र की रहने वाली है, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। दरअसल यह प्रतियोगिता 8 मई को नई दिल्ली में या फिर नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित किए गए थे। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी बिहार के पास है। पहली बार बिहार इसकी मेजबानी कर रहा है। हालांकि इसके कुछ प्रतियोगिता जो है वो आपको ध्यान रखना है दिल्ली में भी आयोजित हो रही है। यहाँ पर वह चीज़ लिखा गया है कि बिहार की मेजबानी में पहली बार 4 से लेकर 15 मई 2025 तक 5 जिलों में, जिसमें कि पटना, नालंदा, गया, बेगूसराय और भागलपुर, इन 5 जिलों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि इसके 3 खेल प्रतियोगिता जो है वो नई दिल्ली में भी आयोजित किया जा रहा है। ये खेल इवेंट का यानी कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो ये इसका 7वां संस्करण है। उद्घाटन 4 मई 2025 को वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखिए। अच्छा, इस प्रतियोगिता का जो लोगो है ये खेलों के रंग बिहार के समय, जबकि इसका शुभंकर जो है ये गज सिंह है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। अच्छा, खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। वर्तमान में बिहार के जो खेल मंत्री हैं ये हैं सुरेंद्र मेहता। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, बात करें यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो पुनः एक बार हम दोहरा दें, ये बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित हो रहा है। अगला प्रश्न है कि रेटिंग एजेंसी मूडीज ने या फिर मूडीज के वित्त वर्ष 2025 से 26 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया गया है? देखिए, मूडीज रेटिंग के द्वारा जो अभी हाल ही में आकलन हुआ है 2025-26 वित्त वर्ष के लिए, ये रहेगा 6.3%। अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। वित्त वर्ष 25-26 में ये आकलन है 6.3% रहने का। लेकिन अगले वित्त वर्ष 26-27 की बात करें तो ये 6.5% की दर से वृद्धि करने का आकलन किया गया है। हालांकि आपको समझना है कि कई सारी रेटिंग एजेंसी होती है इस प्रकार से आकलन करती है, तो ये निर्भर करता है कि प्रश्न का जो आंसर है वो किस रेटिंग एजेंसी द्वारा जो मतलब आकलन किया गया है उस पर यह निर्भर करता है। तो ये चीज़ समझिएगा। एक्चुअली यहाँ पर हम बात कर रहे थे रेटिंग एजेंसी मूडीज के बारे में। अगला प्रश्न है कि भारत पाक के बढ़ते तनाव के बीच हाल ही में किस देश से भारत को एग्ला-एस एयर डिफेंस मिसाइलों की नई खेप प्राप्त हुई है? तो ये अभी रशिया से प्राप्त हुई। आपको बता दूं कि पहलगाम हमले के बाद भारत पाक तनाव के बीच भारत को रशिया से एग्ला-एस एयर डिफेंस मिसाइलों की एक नई खेप प्राप्त हुई है, यानी कि यहाँ पर नया खेप भेजा गया है। एक चीज़ समझिएगा कि कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों और ड्रोन को नष्ट करने में यह सक्षम है। अच्छा, इन मिसाइलों को सीमावर्ती क्षेत्रों में तेजी से तैनात किया जा रहा है। दरअसल इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें तो इसका वजन तकरीबन 18 किलो के आसपास है। ये छोटी मिसाइल है, कंधे पे ले जाया जा सकता है। और इन मिसाइलों की बात करें तो मिसाइलें दुश्मन के निचले स्तर पर उड़ने वाले प्लेन, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर को मार गिराने में सक्षम है। और ये मिसाइलें पलक झपकते ही दुश्मन के ड्रोन का काम तमाम कर सकती है, यहाँ पर जैसा तस्वीर में आप देख रहे हैं। अच्छा, कुछ जानकारी और, जैसे कि इस पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम की जो लंबाई है ये 5.16 फीट है और इसकी रेंज है 6 किलोमीटर। और हवा में बात करें तो 3.5 किलोमीटर ऊंचाई तक ये हमला कर सकने में ये सक्षम है। और 1.17 किलोग्राम का विस्फोटक मटेरियल और 2266 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह टारगेट पर हमला कर सकने में सक्षम है। ये इसकी उपलब्धियां हैं, ये इसकी विशेषताएं हैं एक्चुअली में, ये ध्यान रखिए। और हवा में 6, अच्छा यही चीज़ यहाँ पर पुनः से दोहरा दिया गया है, हवा में 6 किलोमीटर तथा 3.5 किलोमीटर ऊंचाई तक ये हमला करने की क्षमता रखता है। ये चीज़ें यहाँ पर हमने आगे लिख दिया, इसलिए मैं यहाँ पे इसे कट कर रहा हूँ, यहाँ पर हमने लिखा था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। 11वां नंबर प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के सम्मान में एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया है? तो ये अभी हाल ही में नई दिल्ली में अपने दूतावास में रसिया द्वारा किया गया है। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस नगर निगम को देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है?
ये अभी गाजियाबाद नगर निगम उत्तर प्रदेश को जारी किया गया था। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये पहली बार है देश में जब इस प्रकार का ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसी नगर निगम को जारी किया गया है। तो विकल्प नंबर ए यानी कि गाजियाबाद नगर निगम, विकल्प नंबर ए नहीं बल्कि विकल्प नंबर डी। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए आज के इस सेशन को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है कि हालिया आई एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में बिहार कौन से स्थान पर है। आपको कंप्लीट जानकारी हमने दिया है, कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।